कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। अर्जुन को चिंता खाई जा रही थी। वह घर छोड़कर जाना चाहता था। उसे अदिति का साथ चाहिए था। अदिति को बिना बात के ही दोषी सिद्ध कर दिया गया था, लेकिन उस रीति रिवाज पर था अंधविश्वास को मानने वाले गांव में सब उसका अपना परिवार ही घुटना टेक चुका था। तो वह गांव के किसी अन्य व्यक्ति से क्या उम्मीद करता। अगर वह कैमरों के भरोसे बैठा रहा तो उसका दूसरा ब्याह होते देर नहीं लगेगी। माँ बाबूजी भी उसकी बात सुनना तो दूर, समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। घर में लोग इकट्ठा हो गए थे। बस लड़की वालों का इंतजार हो रहा था। पद्मनी जीजी हमेशा की तरह आंगन में अपना सिंहासन जमा चुकी थी और लगता भी नहीं था कि वे यहाँ से कहीं जाने वाली है। उनके चेहरे की कुटिलता का भाव अर्जुन के अलावा कोई नहीं देख पा रहा था। उसके माँ बाबूजी किसी नौकर की तरह बस उनकी जी हुजूरी में जुटे थे। उनको खुश रखना ही शायद वे अपना सौभाग्य समझ रहे थे। थोड़ी देर में लड़की वाले आ गए और अर्जुन को तैयार करके लाया गया। तिलक हुआ और जब तिलक का थाल खोला गया तो सभी की आंखें वह धनराशि देखकर फटी रह गई। हरिया ने एक चाबी अर्जुन के हाथ में थमाई। यह कार की चाबी थी जो द्वार पर खड़ी थी। घर के सब लोगों के लिए वस्त्र, माता पिता के लिए स्वर्णाभूषण, मिठाइयाँ, मेवे, आंगन में यही सामान दिख रहा था। आज से तुम्हारा छोरा हमारा हुआ भगत सिंह जी। बिहार में बिटिया के साथ हम आपको घर का सारा सामान देंगे, तो आप व्यवस्था कर लो रखने की। हरिया अभिमान से बोल रहा था। अरे समधी जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप पहले ही बहुत दे चुके हैं। भगत सिंह ने मना किया। ऐसे कैसे? अरे ऐसा ब्याह होगा कि आज तक किसी गांव में ऐसा ब्याह नहीं हुआ होगा। तुम देखते जाओ, तुम्हें एक पैसा खर्च नहीं करना है, हरिया कड़कर बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह ब्याह नहीं, सौदा कर रहा हो। गांव वाले भी देख अचंभित थे। देखा भगत सिंह, इसे कहते हैं ब्याह। तुम न जाने कहाँ अर्जुन का रिश्ता जोड़ आए थे। अरे रिश्ता तो बिरादरी में ही होवे है। देखो खुल गए भाग्य तुम्हारे। सरपंच जी ने कहा। हमारी बात सुने कोनी। मैं तब भी मना करी कि शहर की छोरी ना लो ब्याह कर, लेकिन माने कौन। अब देखो रौनक ही रौनक है घर में। पद्मनी जीजी भी बोल उठी थी। रौनक घर में तो थी, घर वालों के चेहरों से रौनक गायब थी। शाम तक घर खाली हो गया। अर्जुन गुमसुम सा बैठा था कि आनंदी खाना लेकर आ गई। देवर जी, खाना खा लियो। फिर उसने धीरे इधर उधर देखा और धीरे से बोली, शहर चले जाओ देवर जी, यहाँ जो होगा होता रहेगा। वो लड़की नई दुल्हन के पैर की धूल भी नहीं है। पद्मनी जीजी बदलो ले रही है। बर्बादी तो दोनों तरफ से है, ब्याह हुआ तो भी और नहीं हुआ तो भी। आनंदी यह कहकर चली गई। अर्जुन ने बेमन से खाना खाया और कमरे का दरवाजा बंद कर अपने लैपटॉप पर कैमरों का अवलोकन करने लगा। उस रात मंदिर में कोई हलचल नहीं हुई। बस 2 दिन बचे हैं, उसे कुछ खुद ही करना होगा। अगर 3 दिन मंदिर में कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, यह सोच ही उसे डरा रही थी। अर्जुन कुछ सोचकर उठ खड़ा हुआ। गांव में हर ओर सन्नाटा था। गांव की अंधेरी गलियों में छुपते छुपाते वह पैदल ही मंदिर की ओर बढ़े जा रहा था। चलते चलते वह मंदिर के पास था। आज कोई चहल पहल नहीं थी, शायद इसीलिए वहां कोई दिख भी नहीं रहा था। करीब 10 मिनट तक अर्जुन पेड़ की ओर से आहट का इंतजार करता रहा, पर आज कोई सुगंध भी नहीं आई और ना ही किसी इंसान की आवाज। तो क्या सब इसका भ्रम है? कहीं वह ही तो ज्यादा नहीं सोच रहा। अर्जुन उलझन में पड़ा हुआ था।
वह धीरे धीरे उस पेड़ पर चढ़ गया जिसकी एक शाखा मंदिर को छू रही थी। सरक सरक कर वह दीवार पर जा पहुंचा। अंदर हल्की सी रोशनी थी। उसने रस्सी निकाली और शाखा में बांध दी। दीवार ऊंची थी, बिना रस्सी के अंदर नहीं जाया जा सकता था। रस्सी के सहारे वह अंदर उतर गया। अब रस्सी का क्या करे? किसी ने देख लिया तो चौकन्ने हो जाएंगे। उसने इधर उधर देखा। कोने में एक सीढ़ी पड़ी हुई थी। उसने आहिस्ते से सीढ़ी उठा दीवार से लगाई और रस्सी खोल बैग में रख ली। सीढ़ी वहीं रख दी। कमरे का द्वार भीतर से बंद था। अब अर्जुन मंदिर में दबे पांव चल रहा था। वह मंदिर के कमरे के पीछे पहुंचा तो वहां उसे एक रास्ता दिखाई दिया। उस रास्ते में थोड़ा चलने के बाद सीढ़ियां दिखाई दी। कहाँ जा रही है ये सीढ़ियां? तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाजें कमरे से ही आ रही थी, पर कमरा बंद था। वह देख नहीं सकता था। कोई उसे देख ना ले, नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वह कहाँ गया। अर्जुन ने इधर उधर देखा। हल्की सी रोशनी थी वहां। उसे सीढ़ियों के नीचे खाली जगह दिखाई दी तो वह वहां दुबक कर बैठ गया। दरवाजा खुला और उसमें से 2-3 हट्टे कट्टे आदमी निकले। फिर वे रुककर किसी से कहने लगे, आज की रात तुम लोगों ने खराब कर दी। देखो ऐसे नहीं चलेगा, कुछ करो, कहीं से भी लाओ, पर माल आना चाहिए। यहाँ इतना पैसा इसीलिए ही दिया जाता है ताकि साहब लोग फ्रेश माल का आनंद उठा सके। कल बाहर से लोग आ रहे हैं, माल ताजा हो जो साहब लोगों को पसंद आए। लेकिन इतना ताजा माल रोज रोज कहाँ से लाए? वैसे भी गांव में अभी ताजा माल नहीं है। किसी औरत की आवाज थी जो सुनी हुई सी लग रही थी। वो हम कुछ नहीं जानते। गांव का माल शहरी लोग बहुत पसंद करते हैं। वह अभी अभी पका हो तो और भी अच्छी बात है। कल के लिए 2-3 पीस माल लेकर आओ, तुमको यहाँ इसीलिए रखा है। साहब लोगों को निराशा नहीं होनी चाहिए। अर्जुन को सब बड़ा अजीब लग रहा था। कुछ समझ में नहीं आया था और कुछ नहीं, कुछ समझ में आया था और कुछ नहीं। अकेले होने के कारण उसे डर भी लग रहा था। अगर किसी ने उसे देख लिया और गायब कर दिया तो शायद कभी किसी को पता ना पड़े कि वह कहाँ गया। जब खामोशी हो गई तो उसने एक कैमरा वहीं सीढ़ियों के नीचे लगा दिया और दबे पांव आगे बढ़ा। कमरे का दरवाजा बंद था, पर बात करने की आवाज आ रही थी। शायद फोन पर बात हो रही थी। अर्जुन रुक गया। उसने सुनने की कोशिश की। थोड़ा बहुत समझ में आया और नहीं भी। मन में घबराहट और पकड़े जाने का डर अर्जुन को कमजोर बना रहा था, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोने वाली बात उसे साहसी बना रही थी। उसने कैसे भी करके एक कैमरा कमरे के सामने वाली दीवार पर बल्ब के नीचे लगा दिया। अब उसे जल्दी बाहर निकलना था। वह बाहर की तरफ सीधा ही चल पड़ा। थोड़ी देर में ही वह एक सुरंग जैसी जगह पर था, जो ज्यादा लंबी तो नहीं थी, पर एक बड़े मैदान में खुल रही थी। लेकिन फूटी किस्मत, उसके द्वार पर एक पत्थर लगा हुआ था। अर्जुन पत्थर के पास पहुंचा। पत्थर को कैसे हटाए? शायद वहां आसपास कोई छिपने की जगह भी नहीं थी और बाहर जाने का बस एकमात्र रास्ता वह पेड़ ही था। लेकिन उससे यदि वह गया तो सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा। वह उलझन में पड़ा था। दिन का उजाला तो उसे छुपने भी नहीं देगा और पकड़ा गया तो यह अंधविश्वास ऐसे ही फलता फूलता रहेगा। वह सीढ़ियों की तरफ वापस चल दिया। जहां बैठा था पहले वहीं बैठ गया। थोड़ी देर ऐसे ही बैठा रहा। फिर अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई। यह सीढ़ियां किस लिए बनी है? वह दबे पांव सीढ़ियों पर चढ़ा। सीढ़ियां एक जगह जाकर खत्म हो गई। बस वह भौचक सा देख रहा था। उस अंधेरे में सिवाय कालेपन के उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वह मोबाइल की फ्लैश लाइट देखना चाहता था, पर यहाँ भी किस्मत दगा दे गई।
मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। उसे टॉर्च लानी चाहिए थी। वह पछता रहा था, पर नीचे उतर फिर कमरे में आ गया। कमरे की लाइट बंद हो गई थी। क्या करे वह? अगर यहाँ वह फंस गया तो शायद यह भेद कभी ना खुले। उसे यहाँ से निकलना होगा। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि उसका शक सही है। यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। उसने आहिस्ते से सीढ़ी उठा रस्सी बांधी, फिर सीढ़ी को जगह पर ही रख ही रहा था कि कमरे की लाइट जली। कोई बाहर आता उससे पहले रस्सी से ऊपर खींच ली रस्सी ऊपर खींच ली और सब समेट घर को चल दिया। यह अर्जुन की खुशकिस्मती थी कि उसे किसी ने नहीं देखा। कारण उस दिन कोई रहस्यमय परीक्षा के लिए नहीं आया था और शायद किसी को इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि कोई इतना दुस्साहस कर सकता है। अर्जुन जब लौटा तो सुबह के 4 बज रहे थे। 3 दिन बचे थे। उसकी जिंदगी में तूफान आने वाला था। उसे अपने परिवार और अदिति दोनों को इस तूफान से बचाना था। उसे सबूत चाहिए थे। यदि नहीं मिले तो गांव वालों की आंखों से पर्दा नहीं हटेगा। उधर अदिति व्याकुल थी। ब्याह के बाद उसकी जिंदगी ऐसी होगी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अदिति आई है यह सुनकर उसकी सहेलियां मिलने आ गई थी। 8 दिन हो गए थे ब्याह को। सहेलियों की बातें होती ही रस भरी है। सब उसे छेड़ रही थी। पहली रात के किस्से जानने को व्याकुल थी, पर अदिति के पास बताने को कुछ नहीं था। वह उनकी बातों से परेशान हो उठी। क्या हुआ अदिति, तू ठीक तो है? अरे चुप हो जाओ तुम लोग, हर समय मस्करी अच्छी नहीं होती। वर्षा, जो अदिति की बचपन की सहेली थी, उसने सबको डांटा। कुछ नहीं वर्षा, मेरा मन ठीक नहीं है, घबराहट हो रही है, अदिति ने बेचैनी से कहा। अच्छा सुनो, अब तुम सब लोग जाओ, इसकी तबीयत ठीक नहीं, कल कर लेना बातें, मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। वर्षा ने सबको जाने के लिए कह दिया था। अदिति क्या हुआ है? तू मुझे खुश नहीं दिख रही। क्या जीजा जी अच्छे नहीं है या ससुराल में सब लोग? वर्षा ने अदिति से पूछा। मैं क्या बताऊं वर्षा, तूने तो कहा था सुहाग रात पर पति से मिलन होता है, और भी तो क्या क्या बताया था तूने, पर ऐसा कुछ ना हुआ री। अदिति की बात अधूरी ही रह गई थी। वर्षा बीच में ही बोल पड़ी। क्या कह रही है तू? ऐसी क्या बात हो गई? अरे ब्याह तो हो गई है स्त्री पुरुष के मिलन खातिर, तुझे छुआ भी नहीं, कुछ तो बात हुई होगी, तभी मैं कहूँ। तू इतनी उदास क्यों है? अरे मेरी पूरी बात सुन बहना, मैं और किसी से ना कर सकूँ ये बात। तू मेरे पति के बारे में कुछ भी मत बोल। अदिति चिढ़ सी गई थी। तू इतना चिढ़ क्यों रही है? तू ऐसी तो ना थी पहले। वर्षा अदिति के व्यवहार पर आश्चर्यचकित हो उठी। चिढ़ू नहीं तो क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हुआ क्या है। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। उधर एक प्रथा है जो रात में होवे है। मुझे गांव की पद्मनी जीजी रहस्यमयी प्रथा के लिए 2 रातों तक बराबर ले गई। मुझे घर ले जाना और आना तो याद है, पर रात भर वहाँ क्या हुआ ये याद नहीं। ऐसा क्यों वर्षा? ये कौन सी प्रथा है? ऐसी तो कोई प्रथा ना होवे, और अगर है तो तुझे रात की बातें भी याद होनी चाहिए। ये बात तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। वर्षा की आंखें आश्चर्य से फटी हुई थी। वही तो मैंने अपनी जेठानी आनंदी दीदी से पूछा तो वो बोली, शंका मत कर, रहस्यमय प्रथा का अपमान होवे है। मेरे पति ने पूछी तो सबने उस पर उंगली उठाई, और मुझे पालकी में जाना आना ही याद है। मुझे खटक रही है ये बात। और तुझसे एक बात और पूछूं? इधर आ मेरे पास। अच्छा दरवाजा बंद कर दे जरा। संकित दृष्टि से इधर उधर देखती अदिति बोली। वर्षा ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा क्या बताने वाली है अदिति जो दरवाजा बंद कराया। तुझे मेरी कसम वर्षा,
कि मेरी बात तो किसी से नहीं कहेगी। मुझे जानना है वर्षा की, जब एक स्त्री पुरुष का मिलन होता है पहली बार, तो स्त्री या लड़की उसको कैसा महसूस होता है। वर्षा ने उसे बताया कि जब ऐसा होता है तो कैसा लगता है, जब कौमार्य भंग होता है तो किस तरह की पीड़ा होती है। लेकिन यह पीड़ा युक्त अनुभूति हर लड़की की अपनी होती है। इसमें आनंद भी होता है और प्रेम की पराकाष्ठा भी। वर्षा ने अदिति के कान में सब कह दिया था, लेकिन अनुभूति को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता था। अदिति जितना सुन रही थी उतना ही रो रही थी। वर्षा घबरा गई। उसने पानी का गिलास अदिति की ओर बढ़ाया। ले पानी पी। और इतना क्यों रो रही है? ये बात मेरी समझ के बाहर है। खुलकर बता पगली। दर्द को जितना बढ़ाए दबाएगी उतना बढ़ेगा। वर्षा, मेरे साथ गलत हुआ है, कुछ बहुत बुरा। मेरे पति ने मुझे हाथ भी ना लगाया, फिर भी वह महसूस हुआ जो तू बोल रही है। मैं मन का भ्रम समझ रही थी। मैं अपवित्र हो गई वर्षा। मैं मर जाना चाहती हूँ। अदिति रोई जा रही थी। पागल जैसी बातें मत कर। तो रहस्यमयी प्रथा के नाम पर ये सब हो रहा है। तूने किसी को बताया क्यों नहीं? किसको बताऊं? माँ बाबूजी को। और दुख नहीं देना नहीं चाहती। माँ को तो बता सकती थी। अरे अपने पति को ही बता देती। वर्षा ने बिना सोचे समझे ही बोल दिया। इतना आसान है बताना। मेरे माँ बाबूजी किसको मुंह दिखाएंगे? मैं कैसे नजरें मिलाऊंगी किसी से? सब इसे मेरा पागलपन समझेंगे। एक लड़की अपने साथ हुए अन्याय का विरोध करने की जगह समाज की सच्चाई को उजागर कर रही थी। यही सच भी है। भले ही हम कितना ही आगे बढ़ जाए, पर जलील लड़की को होना पड़ता है। अगर वह अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, कह तो तू ठीक रही है, बिना सबूत तो माँ भी भरोसा ना करे। यह तो बहुत बड़ी बात है। पुलिस के पास चले। पुलिस? ना रे बाबा ना। क्या कहूंगी जाके? अगर वहां गांव में मैं सिद्ध ना कर पाई कि ऐसा कुछ होवे है, तो मेरे ससुराल वाले तो जीते जी मर जाएंगे। सबकी इज्जत चौराहे पर उछल जाएगी। अदिति पुलिस का नाम सुनते ही घबरा गई थी। तो फिर क्या करेगी तू अदिति? ऐसे ही रोती रहेगी? पागल है तू। अदिति रोकर मन को समझा रही थी। वह हमेशा से ऐसी ही थी, थोड़ी डरपोक, अंतर्मुखी। निर्णय लेना उसके बस की बात नहीं थी। वर्षा, तू होती तो क्या करती? बता मुझे। जब तूने कुछ देखा नहीं होता तो किस पर इल्जाम लगाती? जहाँ रात में भी पुरुषों का जाना मना है, जहाँ सारे गांव वाले मानते हैं कि मंदिर में रहस्यमय प्रथा के समय बस कहार और रक्षक होते हैं, कोई बाहरी आदमी नहीं, तब तो कैसे किसी के खिलाफ शिकायत करती? इस बार वर्षा भी सोच में पड़ गई थी। एक व्यक्ति से तो लड़ा जा सकता था, पर एक समूह से नहीं। अन्याय से लड़ा जा सकता था, पर आस्था से नहीं। आस्था बलवान होती है। आस्था कभी हस्तक्षेप सहन नहीं करती। उधर अर्जुन के घर चहल पहल मची थी। पद्मनी जी तो डेरा डाल चुकी थी। उन्होंने भगत सिंह को सख्त आदेश दिया था कि अर्जुन को घर से बाहर न जाने दिया जाए। अर्जुन दूल्हा बनकर ही घर से बाहर जाएगा। अर्जुन बेचैन था, लेकिन बिना सबूत उसके भी हाथ बंधे थे। ऊपर से पद्मनी जी के कारण माँ बाबूजी ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। आज बहुत सारी रीति होनी थी। पद्मनी जी निर्देश पर निर्देश दे रही थी। रस्म के लिए अर्जुन को लाया जाता और फिर बंद कर दिया जाता। बस कल लड़की वाले भी गांव आ जाएंगे। पद्मनी जी ने बहुत सोच विचार कर यह चाल चली थी। उन्हें अर्जुन की दूसरी शादी कराने में, गांव वालों को तैयार करने में जरा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। अंधविश्वास, पैसा, शक्ति बल, आस्था के घेरे में जकड़े गांव के लोग कभी पद्मनी जी की चाल को समझ पाएंगे? यह मुश्किल ही था। अर्जुन अकेला ना इन लोगों से लड़ सकता था और ना ही अपने माँ बाबूजी को अपमानित होते देख सकता था।
उसे पुख्ता सबूत चाहिए था। उसने भी पुलिस से शिकायत करने की सोची थी, लेकिन थाने में भी पद्मनी जीजी की ही चलती थी। धीरे धीरे दिन निकल गया। घर में इस बार सिर्फ खास रिश्तेदार ही जुटे थे। अर्जुन रात का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसके लिए खाने की थाली लेकर सावित्री चली तो पद्मनी जीजी ने उसे बुलाया। ए अर्जुन की माँ, यह खाना लेकर कट्ठे जा रही है, अट्ठे आ। जीजी, अर्जुन भूखा है, थारी आज्ञा है तो कमरे में ही खाना पहुंचा देऊं, बाहर तो आवे कोनी। दिखा मन्ने के ले जा रही है। मीठा नहीं है के थाल में, मुंह मीठा करेगा, मीठा बना पहले, पाछे नमक खाएंगे समझी। मीठा तो कोनी, अर्जुन ने पसंद भी कोनी। बिहा को घर मीठो बननी चाहिए। बुद्धि फेर गई क्या थारी, जा गुड़ लेकर आ। सावित्री गुड़ लेने चली गई। पद्मनी जीजी ने एक पुड़िया निकाली और उसे अर्जुन के खाने में मिला दिया। सावित्री गुड़ लेकर आई तो पद्मनी जीजी ने थाली बढ़ाते हुए कहा, जा खिला दे अर्जुन ने, पूरा खाना खाए, कल उपवास रखना पड़ोगे। ले बेटा खाना खा ले। सावित्री अर्जुन के सामने खड़ी थी। माँ ले जा वापस, मेरा मन कोनी, अर्जुन ने बेरुखी से कहा। थारे दिमाग में भूसा भरा है, थारे बाबूजी आस लगा कर बैठे हैं कि तू खाना खा ले तो वे पेट में अन्न का दाना डाले, हमारे लिए तो तू सोच भी मत। सावित्री गुस्से में बोली। उसका गला भर आया। माँ बाबूजी की चिंता अर्जुन को थी और क्यों ना होती, उसकी हर इच्छा को पूरा किया था उन्होंने। जब उसने कहा कि शहर में पढ़ूंगा, वहीं नौकरी करूंगा, शहर की लड़की से ब्याह करूंगा, सब किया उन्होंने। अर्जुन पास आया और अपनी माँ के आंसू पोंछे। तू भी खा ले माँ। ना छोरा तू खा, जब थारी खाली थाली लेकर जाऊंगी तब थारे बापू खाएंगे, पाछे मैं। सावित्री ने अर्जुन के सर पर हाथ फेरा। माँ की तसल्ली के लिए अर्जुन ने खाना खा लिया। सावित्री चली गई तो अर्जुन ने कमरे का दरवाजा बंद किया और लैपटॉप चालू किया। लेकिन ये क्या, उसकी तो आंखें ही नहीं खुल रही थी। बहुत कोशिश की उसने कि वह सोए नहीं, पर सुबह माँ के दरवाजा पीटने पर उसकी आंख खुली। जल्दी निपट, पद्मनी जीजी कोहराम मचा रही है। अर्जुन ने अलसाए हुए स्वर में कहा। ठीक है माँ। वह निपट कर आया तो उसने देखा कि लैपटॉप जमीन पर उल्टा गिरा पड़ा है। यह सब कैसे हुआ? उसने उठाकर उसे चालू करना चाहा, पर शायद बिस्तर से गिरने से वह खराब हो गया था। अर्जुन के चेहरे पर पसीना छलक उठा था। उसे लैपटॉप ठीक कराना था, लेकिन घर से तो निकलना भी मुश्किल था। वह परेशान सा घूम रहा था। काश उसने अंकित की बात पर ध्यान दिया होता और कैमरों को मोबाइल से भी कनेक्ट कर लिया होता। इतनी आपाधापी में दिमाग से ही निकल गया। आज उसका ब्याह है। पद्मनी जीजी रात का इंतजार को ना करे, वो तो सांझ में ही फेरा करवा देगी। अब क्या करे? उसने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड किया और कैमरों को कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। बार बार एरर आ रहा था। उसने अंकित को फोन किया, पर अंकित ने भी फोन नहीं उठाया। अर्जुन के माथे पर पसीना छलक रहा था। उसने बैग में लैपटॉप डाला और कमरे से बाहर आया। सामने ही चारपाई पर बैठी थी पहरेदार की तरह पद्मनी जीजी। कहाँ जावे की तैयारी? अर्जुन, देरी से बाहर पैर कोनी रखो, चलो जाओ भीतर। पद्मनी जीजी कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली। मैं दुकान तक जाकर आ रहा हूँ पद्मनी जीजी, मोबाइल ठीक कराना है मुझे। अर्जुन ने जो समझ आया बोल दिया। मोबाइल ला मन्ने दे, ए गणपत, छोरा का मोबाइल दुकान पर दिखा ला। उन्होंने तुरंत अपने नौकर को बात लगाई। मैं ही चला जाऊंगा पद्मनी जीजी, आपको भरोसा नहीं किया मुझ पर? 4 घर छोड़कर ही तो मोबाइल की दुकान। गणपत करवा दे गोए, बड़े बूढ़न की बात मानवी से परहेज है का छोरा।
जा भीतर, मोबाइल तो गणपति ठीक करवाएगा। थे देरी से बाहर को नहीं जाओ। भगत सिंह यह बहस सुनहा आ गया। उसे देखते ही पद्मनी जी ने अपना पुराना राग अलापा। देख रहा है भगत, और पढ़ा शहर में छोरा ने, बड़ों की इज्जत कर वो कौनी जाने। जिद पर अड़ो है, अरे तू क्यों नहीं सुने है? क्यों भारी नाक कटावे पर तुलव है? क्यों जानो है तुझे बाहर? भगत सिंह का गुस्सा फूट पड़ा था। मोबाइल ठीक करावे, गणपत को देवो को बोलूं तो भरोसो कोनी। मारो इतनो अपमान कीनो भयो कभी, जितने थारे परिवार ने कियो भगत। पद्मनी जी बात को तूल दे रही थी। भगत सिंह का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह अर्जुन के पास आया और उसका हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए कमरे में ले गया और धक्का दे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। आदमी जब विवश होता है तो अपमान का गुस्सा अपनों पर ही निकालता है। विवशता और अपमान व्यक्ति को असहाय बना देता है। भगत सिंह गलत को रोक नहीं पा रहा था। अर्जुन तड़प कर रह गया। बर्बादी उसके जीवन में बस चंद घंटों की दूरी पर थी। मन में आया कि अदिति को फोन करके अपनी व्यथा बताए कि किस संकट में फंस गया है। फिर उसे गांव की व्यवस्था याद आई। अगर वह लोग 4 घंटे में गांव पहुंच भी गए तो कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। और वहां की पुलिस क्या यहाँ कुछ कर पाएगी? उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था और उसे किसी चमत्कार की आशा भी नहीं थी। शाम होने में कुछ ही घंटे शेष थे। घर में गहमागहमी शुरू थी। पद्मनी जी और उनके नौकर सबसे ज्यादा चहक रहे थे और अर्जुन के दुख से उसके घर वाले दुखी भी थे तथा विवश भी थे। जो होना था वही हुआ। शाम को पद्मनी जी के 2 नौकर ने अर्जुन को दूल्हे के कपड़े पहनाए और मंडप पे ले गए। घर के बाहर ही मंडप लगा था। थोड़ी देर में वह लड़की भी आ गई जिसका नाम सुकन्या था। अर्जुन की आंखों में पानी था। उसने नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी होगा। और फिर फेरे पड़ गए। भगत सिंह को सब सही निर्णय के लिए बधाई दे रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि हम कभी शहर की लड़की नहीं लाएंगे। 1 घंटे में सब निपट गया और रहस्यमयी प्रथा की तैयारी होने लगी। आज वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। अर्जुन देख रहा था और साथ ही आनंदी भी, जिसे यह सुकन्या फूटी आंख नहीं सुहा रही थी। ना सुकन्या को किसी ने दूध पिलाया, ना किसी ने पहले जैसा तूफान मचाया। अंतर साफ नजर आ रहा था। आनंदी को रहस्यमयी प्रथा में आने के लिए भी नहीं कहा पद्मनी जी ने। अर्जुन को सब गड़बड़ लग रहा था। खैर सब चले गए। अर्जुन पर लगी बंती से अब हट गई थी। रात में उसका कोई काम नहीं था। उसने माता पिता को अपने पास बुलाया। माधव और आनंदी भी आ गए। घर में अभी भी थोड़े से मेहमान थे, लेकिन यह जरूरी काम था। क्या बात है अर्जुन? भगत सिंह ने पूछा। देखो बाबूजी, पहले तुम लोग ध्यान से मेरी बातें सुनो। कोई जोर से नहीं बोलेगा और कोई बीच में भी नहीं बोलेगा। अर्जुन, अगर तू ये बिहा को लेकर कुछ बोले तो मन्ने मंजूर कोनी। सावित्री ने कहा। ना माँ, पहले बात सुनो और सुनने से पहले मेरी कसम खाओ। यदि ये बात इस कमरे से बाहर गई तो तुम लोग मेरा मरा मुंह देखोगे। पागल हो गए हो के छोरा, मरे तेरे दुश्मन। सावित्री ने बोला। देख माँ, आप सब एक बार मेरी बात सुन लो ध्यान से, फिर बताना कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है। अब बीच में कोई ना बोलेगा, मेरी बात सुन लो बस। बाबूजी, आज रहस्यमयी प्रथा के लिए पद्मनी जी कोई बवाल ना काटी। अदिति के टाइम पर यहीं से दूध और प्रसाद खिलावे पर तुली थी कि नहीं? अर्जुन ने सबकी ओर देखकर कहा।
तो ये सच तो है। मन्ने भी अखर रही जे बात। अपने जानने वाली की बेटी के साथ पद्मनी जीजी कितने अच्छे से पेश आई। आनंदी ने कहा तो सावित्री ने उसे घूर कर देखा। ये सब छोड़ो, आप लोगों को पता नहीं, मैं कल रात गया था वहाँ। मैं मंदिर के भीतर भी गया। पता है मुझे वहाँ क्या दिखा? अर्जुन, तू गजब कर रहे हो है। विपदा बुलाओगे के? तू पागल होगा के अर्जुन? सावित्री गुस्से में बोली। आप लोग पहले मेरी पूरी बात सुनो। यह सब मैं अकेला नहीं कर सकता। आप लोग सुनोगे और समझोगे, नहीं तो यह सब ऐसे ही चलता रहेगा। सुनो ना उसकी बात। बात करने से विपद को नहीं आवे। बोल छोटे। माधव बहुत कम बोलता था, पर उसके अंदर भी कभी कभी यह तूफान उठ जाता था। मैंने बताया कि कल मैं मंदिर के अंदर गया था। कैसे गया ये मत पूछना, पर मैंने वहाँ जो देखा उसने मेरे शक को यकीन में बदल दिया है। इस बार भगत सिंह की आंखें आश्चर्य और क्रोध से फट रही थी। गजब करे है तू अर्जुन। तने अंदेशो भी है कि थारे ऊपर विपत्ति आ सके थी। तन्ने जे के सूजी का काम थो थारो वट है। बाऊजी, माँ, तुम लोग हमारी बात सुने बिना 100 सवाल कर रहे हो। अगर सब देवता करे है तो वहाँ सुरंग क्यों बनी है? पत्थर को बड़ा सा गेट क्यों है? वहाँ पर पहरा क्यों है? और वहाँ सीढ़ियाँ भी है जो मंदिर को तहखाने से जोड़े हैं। इस बार अर्जुन एक सांस में सब बोल गया था। हैं, सच कह रहे हो देवर जी, सुरंग है वहाँ। आनंदी सबसे पहले बोली। भगत सिंह और सावित्री अर्जुन को देख रहे थे। माधव सब सुनकर बस इतना ही बोला कि तू यह सब कर रहा था तो बता तो देता। सुरंग सुरंग की जरूरत क्यों पड़ी? सच तो यह तो सच में बड़ी बात है। भगत सिंह सकते में था। बापू तन्ने विश्वास कोनी। सुरंग का रास्ता एक मैदान में खुलता है। दूसरे गांव से जंगल के बीच पक्की सड़क बनी है। सड़क सीधी मंदिर की सुरंग तक जावे है। मैं खुद देख आया हूँ। अर्जुन ने अब और सच्चाई बताई। पर ये सब जासे कौन बात सिद्ध हो रही है? सावित्री असमंजस में बोल उठी। अरे मेरी भोली माँ, ये प्रथा के नाम पर कुछ गलत कर रहे हैं। मैं इसीलिए वहाँ गया था कि कुछ कैमरे लगा दूँ तो सच्चाई सामने आवे, पर मेरा लैपटॉप खराब हो गया। यह रहस्यमय प्रथा अगर मेरी मानो तो एक धंधा है जो पद्मनी जीजी चला रही है। ना ना छोरा, ऐसी बात मत करे, पाप लगोगे, विपदा आ जावेगी। अरे पद्मनी जीजी देवी है, गांव वालों का उद्धार किया है उन्होंने। मन थारी बात पर विश्वास कोनी। सावित्री शंका भरी आंखों से अर्जुन की ओर देख रही थी। माँ, तू औरत होके भी ना समझी अदिति की दशा कैसी थी जब मंदिर से आई। वाको शरीर दुख रहा था। उसकी उदासी बता रही थी कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तूने एक बार सुनी होती उसकी बात। औरत तो समझ जावे है कि उसके शरीर के साथ खिलवाड़ हुआ है। अर्जुन की आवाज में दर्द था। तू बेसिर पैर की बात करे है छोरा। उपवास के कारण सब हुआ, ऐसो कुछ नहीं है। सावित्री अब भी अर्जुन की बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। तू मन्ने बता कि करनो के है? जे तो सब ना सुने तेरी बात। माधव की आंखों में क्रोध झलक उठा था। मन्ने जे लैपटॉप ठीक करा के दे दो। पद्मनी जीजी तो अपने पहरेदार छोड़ गई है। मैं बाहर को नहीं जा सकूं, पर मैं सच कहूं तो मुझे यह सब रोकना है। अर्जुन ने माधव की ओर देखते हुए कहा। अगर तेरी बात सच है छोरा तो ये अन्याय है। गांव में इतनो बड़ो अपराध हो रहो, हम सब आंखें मूंद बैठे हैं। ये बात तो चिंता करवे वाली है। तू चुप बैठ, मैं कल थाने जाकर शिकायत करता हूँ। भगत सिंह जो इतनी देर से सब सुन रहा था बोल पड़ा। ना बाबूजी, ये मत करना। थाने वाले ढोक लगावे है पद्मनी जीजी के नाम की। मैं सब देख सुनकर कह रहा हूँ। हमें पहले सबूत चाहिए, तब गांव वालों की आंखें खुलेगी। नहीं तो ये लोग हमें ही मुजरिम बना देंगे और जैसे अभी कर रहे थे जात बाहर।
गांव बाहर कर देंगे। सच्चाई सबूत से सामने आवेगी तो फिर मैंने लैपटॉप दे, कल शहर से ठीक करा लाऊंगा, माधव ने कहा। और हाँ, यह कमरे की बात कमरे में ही रहे, उस सुकन्या के सामने कुछ मत कहना। वे लोग पद्मनी जी के गैंग के लोग हैं, उन्होंने हमको फंसाने के लिए यह ब्याह कराया है। अर्जुन माँ की ओर देखकर बोला। सावित्री को अब अर्जुन की बातें सच लगने लगी थी। उसे अदिति का पीला चेहरा और निस्तेज बदन याद आ रहा था। उसे लग रहा था कि यह सब सच हुआ तो क्या होगा। हे भगवान, अगर थारी बात साची हुई तो गांव की सब बेटी बहू ना। हे राम, अगर ऐसो धन अंधेर मचो है जे गांव में तो ऐसे धन की मैंने जरूरत कोनी। सावित्री ने इस बार जो कहा वो अर्जुन के लिए किसी चमत्कार जैसा था। क्या अर्जुन पता लगा पाएगा? अर्जुन का परिवार उसका साथ देगा? आगे क्या होने वाला है जानेंगे कहानी के अगले भाग में। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी के आगे के भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे कहानी के अगले भाग में।